हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। आज हम अपनी विजन आईएएस की जो डेली करंट अफेयर आते हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो विजन आईएएस है वो पूरा का पूरा मतलब जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छे से कवर करवाता है। तो फर्स्ट हमारी न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने अभी एक न्यू प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये क्या करेगा कि ये स्टार रेटिंग देगा, हमारी जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो गाड़ियां होती है उनको स्टार रेटिंग देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमें पता है, एक रिपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसमें बताया गया है कि 2021 में लगभग 4 लाख रोड एक्सीडेंट हुए थे और जिसमें 1.5 लाख लोगों की जान गई थी और लगभग 4 लाख अगर हम गए तो 3,84,000 पर्सन के जो है वो इंजरी से मतलब एक घायल हुए थे। ठीक है, और इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हुआ था? 18 से 45 साल के बीच के जो लोग थे, उम्र के लोग जो लोग थे वो ज्यादा इफेक्ट हुए थे। यानी कि 2021 में लगभग 4 लाख डेथ हुई थी और जिसमें 2.5 लाख की डेथ हो गई थी और अराउंड अगर हम देखें तो 3.84 लाख की इसमें इंजरीज, घायल हुए थे वो लोग। ठीक है, और इसमें से सबसे ज्यादा उम्र के लोग थे 18 से 45 साल के। तो ये प्रोग्राम इसी के लिए लेकर आए हैं ताकि हम अपने रोड एक्सीडेंट को कम कर सके। और ये जो प्रोग्राम है हम उसको, हमारा ये प्रोग्राम 31 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जो ग्लोबल एनसीएपी के मापदंडों, उनके स्टैंडर्ड्स पर आधारित होगा। इसकी फीचर्स अगर हम देखें तो ये उन व्हीकल्स पर एप्लीकेबल होगा जो M1 कैटेगरी में आते हैं, जिनका जो वेट होता है वो 3.5 टन से कम होता है, चाहे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई हो या फिर वो बाहर से इंपोर्ट की गई हो, कुछ कोई भी हो, लेकिन उसका जो वजन है वो 3.5 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अब M1 वाले जो मोटर व्हीकल होते हैं वो होते कौन से हैं? ये व्हीकल वो होते हैं जो पैसेंजर को मतलब जो पैसेंजर के लिए यूज होते हैं, जिसमें 8 सीट होती है ड्राइवर सीट के अलावा। ठीक है, जो पैसेंजर्स को लेके आना और लेके जाने के लिए यूज होते हैं। अब अगर हम कहें तो जो हमारी कार मैन्युफैक्चर है वो वॉलंटरी ऑफर करती है कार टेस्टेड को एज पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197। ठीक है, जो सेफ्टी है वो 3 पिलर पर आधारित होगी। वो 3 पिलर कौन कौन से हैं? एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड फिटमेंट ऑफ सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? हमें ये तो पता है कि चाइल्ड के लिए और एडल्ट के लिए क्या क्या सेफ्टी होगी, लेकिन ये फिटमेंट ऑफ सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? यानी कि जो सेफ्टी के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे कि हमारे जो एयर बैग्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी होती है, जो हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह का है, उसको किस तरह से मतलब ये किस तरह के ये जो उपकरण है, टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह की है, उनका रेटिंग किस तरह से होगा। ठीक है, अगर कार को अवार्ड दिया जाएगा स्टार रेटिंग के आधार पर, जिसमें 1 से 5 तक की स्टार रेटिंग दी जाएगी चाइल्ड और एडल्ट सेफ्टी के बेस पर। ये एक वॉलेंट्री है नेचर में, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, जैसे कि बेस वेरिएंट ऑफ अ पॉपुलर व्हीकल मॉडल जिसकी जो क्लॉक सेल है वो लगभग 30,000 यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो भारत एनसीएपी है इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सीधी सी बात है, रोड एक्सीडेंट को कम करेगा। जो हमारा टारगेट है कि हमें 2024 तक लगभग 50% रोड एक्सीडेंट को कम करना है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो बढ़ाएगा कि हमारी जो दुनिया में हमारी जो कार बिक सकेगी, कि हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें हमारा जो योगदान है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारी गाड़ियों को इसलिए नहीं खरीदा जाता क्योंकि हमारी जो कार की जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा कम होती है। सेफ्टी पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। तो एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे कॉम्पिटिटिव सेफ्टी इनहेंसमेंट का, जिससे लोगों में अवेयरनेस भी फैलेगी। ठीक है, तो क्या न्यूज थी हमारी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया था भारत एनसीएपी, जिसमें क्या कहेगा जो ऑटोमोबाइल
जो इंडस्ट्री है कार्डिया बनाती है उसको स्टार रेटिंग दी जाएगी जो ग्लोबल मापदंडों के आधार पर आधारित होगी। ठीक है, जो 31 अक्टूबर 2023 को लागू हो जाएगी। इसमें M1 व्हीकल को कवर किया जाएगा जिसका जो वेट है वो 3.5 टन से इक्वल होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। M1 व्हीकल कौन से होते हैं? जो पैसेंजर को आने जाने का काम करते हैं, जिसमें एक ड्राइवर की सीट होती है प्लस में 8 सीट और होती है। कार टेस्टेड किसके स्टैंडर्ड पर की जाएगी? ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आधार पर। ठीक है, तो कार बैग को अवार्ड दिया जाएगा। सेफ्टी 3 पैरामीटर पर आधारित है: एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड फिटमेंट ऑफ सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। वॉलेंट्री है, लेकिन जो 30,000 की यूनिट सेल होती है तो उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, कमेटी ऑन स्टोल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट सबमिट रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये जो कमेटी थी स्टोल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट पर, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को एक रिपोर्ट सबमिट की है। और ये जो कमेटी है वो पहले बता दें कि ये जो कमेटी है वो बनाई क्यों गई थी। ये एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, उसकी रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उन्होंने ये मिनिस्ट्री बनाई थी। अब ये जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है वो 2016 में बनाई गई थी, ये बता दिया है। की हाईलाइट अगर हम देखें तो अराउंड 4.12 लाख हाउसिंग यूनिट जो है जिसकी कीमत 4.08 लाख करोड़ है वो भी स्टोल्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है। ठीक है, फाइंडिंग अ रेजोल्यूशन विल एड मोर हाउसिंग यूनिट्स एंड इम्पेटस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम और ज्यादा मतलब फाइंडिंग अ रेजोल्यूशन, वो अगर हम कुछ रेजोल्यूशन फाइंड करते हैं तो इससे हम बहुत ज्यादा और भी ज्यादा अपने हाउसिंग यूनिट को ऐड कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है, चलो पहले आगे देख ले फिर एक ओवरव्यू कर देंगे। रिकमेंडेशन दी है कि आपको रेरा में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन पैकेज यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया जाएगा। फाइनेंसिंग ऑफ स्टोल्ड प्रोजेक्ट, अब फाइनेंस किससे किया जाएगा? जो हमारा स्वामी फंड है उसके थ्रू फाइनेंस करवाओ। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ स्टोल प्रोजेक्ट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक हेयर कट प्रोवाइड करो, उनको वुड हैव टू टेक एक हेयर कट लेना पड़ेगा। हेयर कट क्या होता है? यानी कि हमारे 100 रुपए की वैल्यू है तो आप 60 दे दो, 40 माफ कर दो। ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, 60 हमें दे दो, 40 आप माफ कर दो। ठीक है, 40 तो दो कम से कम। ठीक है, तो पहला है ऑल स्टेक होल्डर को एक हेयर कट लेना होगा। इंप्रूव करनी होगी हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फंडिंग, यानी कि जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है उसको भी कम करना होगा ताकि हम और भी फंडिंग लेकर आ सके। जो जुडिशियल इंटरवेंशन है जैसे IBC कोड है उसको भी एज अ लास्ट रिसोर्स के लास्ट रिसोर्ट के रूप में हमें यूज करना चाहिए। तो क्या क्या हमने पढ़ा इसमें? कमेटी थी ऑन स्टोल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट पर जिन्होंने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट, किसको की थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को की थी। ये जो कमेटी है वो बनाई किसके द्वारा बनाई गई थी? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। 2016 में बनाई गई थी, जिसमें 4.2 लाख जो हाउसिंग यूनिट्स है वो स्टोल्ड है। फाइनेंशियल वायबिलिटी की कमी थी, फाइंडिंग अ रेजोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा और हमारे जो हाउसिंग यूनिट्स है उनको ऐड करेगा। रिकमेंडरी था, क्या रिकमेंडेशन दी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन पैकेज को यूज करना होगा, फाइनेंस करना होगा थ्रू स्वामी फंड। ठीक है, ये 3 होगा रिकमेंडेशन। और रिजोल्यूशन दिया है एक हेयर कट को यूज करो, अपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को इम्प्रूव करो, जो जुडिशियल इंटरवेंशन है उसको एज अ लास्ट रिसोर्ट के रूप में यूज करो। अब ये जो हमारा रेरा जो है, रेरा एक्ट क्या है? ये रेरा एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया था? पहली बात तो ये किया गया था, जो अनस्क्रैपलेस बिल्डर्स होते हैं वो डिले कर देते हैं, जो अपनी बिल्डिंग्स को बनाने में डिले कर देते हैं, वो तरह तरह के बहाने मारते हैं। तो उन जो कस्टमर होते हैं उनको बचाने के लिए ये रेरा एक्ट लागू किया गया था, जिसमें जो 500 स्क्वायर मीटर के या फिर ऐसे अपार्टमेंट जिसमें 8 मतलब ऐसे जिसमें 8 अपार्टमेंट बनाए सकते यानी कि 500 स्क्वायर मीटर और 8 या फिर जिसमें 8 अपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं, उन
प्रोजेक्ट्स पर ये लागू होगा। ठीक है, जो रेरा है एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी जुडिशियल पैनल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस फंक्शन करता है ताकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, जापान रिलीज कर रहा है अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो पानी है वो ओशियन में उसको रिलीज कर रहा है। जापान, क्या न्यूज है, जो जापान का एक प्लांट है जिसका नाम है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका पानी वो ओशियन में रिलीज कर रहा है। क्यों कर रहा है वो रिलीज? इसका कारण है 2011 में 1.34 मिलियन टन जो 2011 में अर्थक्वेक आया था, सुनामी हुआ था, जिसकी वजह से जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था। तो इसकी वजह से लगभग 1.34 मिलियन टन जो ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर है वो बताया गया था कि 12 साल बाद उसको रिलीज किया जाएगा ट्रीट करने के बाद। ठीक है, 1.34 मिलियन जो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वाटर निकला था उसको ट्रीट करके हम वापस उसको ओशन में छोड़ देंगे। जो हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको ट्रीट करके डिस्चार्ज करते हैं तो इससे बहुत ही कम रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा पीपल्स पर भी और इन्वायरमेंट पर भी। अब इस पानी को रिलीज कौन करने वाली है, ये मतलब ये जो न्यूक्लियर प्लांट का जो ऑपरेटर कौन है, ये है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ये प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। कहाँ पर है ये फुकुशिमा? ये 2200 किलोमीटर जो हमारा ये जो टोक्यो जापान है इसके नॉर्थ ईस्ट में ये फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया है। जापान ने कहा है कि हम एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, ये क्या करता है कि एक पंपिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जो बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उसको रिमूव कर देता है, एक्सेप्ट ट्रिटियम को छोड़कर बाकी सारे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है। अब ये जो ट्रिटियम क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, जो पानी से अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर हम कंसर्न देखें, अगर हम रिलीज करते हैं मतलब अगर हम इसको ट्रीट करके भी रिलीज करते हैं तब भी हमारे इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ तो हानि डैमेज तो होगा ही, है ना। तो इससे जो वाटर है वो डीएनए सिस्टम को, जो हमारे डीएनए है, इंजेस्ट किया जाएगा। तो जो ये पानी जो इंजेस्ट किया जाएगा, पिया जाएगा, जो मछलियां हमारे उसके पेट में जाएगा, तो इससे जो डीएनए डैमेज हो सकता है। ठीक है, इससे जो हमारी कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, जैसे ल्यूकीमिया, एनीमिया, हेमोरेज एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है न्यूट्रिएंट्स इन सोयल। रिलीज अगर हम वेस्ट वाटर को रिलीज करते हैं तो इससे ओशियन भी पोल्यूट हो सकता है। ओशियन पोल्यूट होगा तो ओशियन से जो हमें रिसोर्स मिलते हैं, जैसे सोल्ट मिलता है, सी फूड मिलता है, उसके भी प्राइजेस बढ़ सकते हैं। यानी कि एक छोटी मतलब जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं उस पर भी इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा पड़ सकता है। चाइना ने बैन कर दिया है सी फूड इम्पोर्ट फ्रॉम जापान इंक्लूडिंग फुकुशिमा एंड टोक्यो से। ठीक है, तो न्यूज एक ओवरऑल देख लेते हैं अब क्या इसमें बताया गया है। जापान रिलीज करेगा पानी को ट्रीट करके करेगा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि 2011 में अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी, जिसकी वजह से जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हिट हुआ था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अनुसार इससे बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इसको एग्जीक्यूट करेगी। कहाँ पर स्थित है ये प्लांट? 220 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है टोक्यो कैपिटल के। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा? प्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। भाई ये एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या? ये पंपिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको रिमूव कर देगा, एक्सेप्ट ट्रिटियम। कंसर्न क्या है? वही हमारे जो इन्वायरमेंट को नुकसान होते हैं हम वो इसमें लिख सकते हैं। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये है क्या? 1957 में ये बनाई गई थी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी।
और किसी को भी मिलिट्री पर्पस के लिए इसका यूज करने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है ज्योग्राफी में हम जिसको पढ़ते हैं इंडियन ओशियन डायपोल, इसमें पूरा का पूरा ज्योग्राफी का एक पूरा मतलब ये एक टॉपिक है इंडियन ओशियन डायपोल, इसमें दिया गया है जो हम डेली अपना न्यूज उसमें डेली हम अपने उसमें सॉरी अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पूरा स्टैटिक टॉपिक है, हम वहां से पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी है जो बैंकिंग सिस्टम है फेसिंग लिक्विडिटी डिफिसिट ऑफ 23,644.43 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल ईयर 2024। आरबीआई का डाटा, आरबीआई का डाटा क्या कहता है कि अभी पहली बार बैंकिंग सिस्टम ने लिक्विडिटी डिफिसिट यानी कि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है अपने दिन। लिक्विडिटी डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि वो अपने जो शॉर्ट टर्म बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स है उसको भी पूरा करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है बेटा इसको। आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अपने रेपो ऑपरेशन से और रिवर्स रेपो ऑपरेशन से। रेपो ऑपरेशन और रिवर्स रेपो बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जमा कर देगा पैसे और ये आरबीआई इसको क्या कर देगा? अपनी प्रतिभूतियों को दे देगा। ठीक है, यानी कि ये सीधा सीधा अपनी जो लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देगा। देखो ये तो क्या करना है, ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर देगा क्योंकि ये आरबीआई क्या कर रहा है कि अपने पास बैंकों का पैसा जमा कर रहा है, ये इसमें लिक्विडिटी को इन्फ्यूज कर देगा, ये लिक्विडिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है क्योंकि जो बैंक है वो आरबीआई से पैसे ले रहा है। ठीक है, रेपो रेट में बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं, लिक्विडिटी को इंक्रीज होते हैं। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है जिसमें बैंक पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं। ठीक है, तो पहली बार ये मतलब ये शॉर्टफॉल देखने को मिला। इसके की रीजन अगर हम कहें तो क्या रीजन क्या है इसके करंट लिक्विडिटी डिफिसिट के बढ़ने के? इसमें क्या किया कि अभी हमारी आरबीआई ने क्या किया है कि जो सीआरआर है उसको बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सीआरआर बढ़ा दिया यानी कि जो कैश रिजर्व रेशो है, कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है कि एक तो ये हो गया हमारा बैंक, ये हो गया हमारा आरबीआई। इसमें जो बैंक होगा, ये जो बैंक है यानी कि अराउंड ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ चल रही है, तो इसमें सॉरी चलो छोड़ो, इसमें जो बैंक है वो आरबीआई को अपने पास अपने डिपॉजिट का मतलब इतना परसेंट आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज कर दिया, अब ये इंक्रीज कर दिया तो बैंकों के पास पैसा कहाँ रहेगा, उसका डिपॉजिट का कुछ परसेंट उसको आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बैंक है उसके पास जो फंड है उसकी कमी पड़ जाती है, जिससे वो अपनी जो लिक्विडिटी है, अपनी जो डेली के जो खर्चे होते हैं उसको पूरा करने में या फिर जो लोन दे पाने में भी वो असमर्थ है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और जीएसटी एक रीजन है जो इंक्रीज हो रहा है हमारा क्रेडिट डिमांड, क्योंकि फेस्टिव सीजन था तो इसकी वजह से भी जो डिमांड थी क्रेडिट की वो बढ़ गई। सेलिंग ऑफ डॉलर बाय आरबीआई, नॉर्मली बात अभी रिसेंटली चल रहा है कि जो आरबीआई ने क्या हुआ था कि हमारे जो रुपी का जो रेट था वो डिक्रीज हो गया था और जो डॉलर है वो इंक्रीज हो गया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें आरबीआई को क्या करना पड़ा कि जो डॉलर है उसको रिलीज करना पड़ा, डॉलर रिलीज करना पड़ा, तो इसकी वजह से भी जो हमारे बैंक्स हैं उनके पास फंड की कमी हुई। तो 4 फैक्टर है, सीआरआर, जीएसटी पर ये मतलब जो टैक्स हो गया हमारा, क्रेडिट इंक्रीज हो गया है और डॉलर को सेल कर दिया। ठीक है, दिस आर द दिस 4 फैक्टर आर द मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिसिट फॉर फेसिंग लिक्विडिटी डिफिसिट बाय बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अकॉर्ड फाइनल अप्रूवल टू धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। जो हमारी एनटीसीए है उन्होंने जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है उसको 54th टाइगर रिजर्व के रूप में अप्रूवल दे दिया है। 54 टाइगर रिजर्व है, कहाँ का है? ऑल ओवर इंडिया का 54 है और राजस्थान का
5वां है। और दूसरे बाकी के 4 जो है वो कौन कौन से हैं, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विषधारी। दीज आर द रिमेनिंग 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये जो है, जो टाइगर रिजर्व है वो कौन नोटिफाई करता है, किसकी मतलब एडवाइस पर होता है, कौन से एक्ट है, अब हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये पहली बात तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। एडवाइस किसकी होती है, एनटीसीए की। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो आएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, एडवाइस करेगी उसको स्टेट गवर्नमेंट अंडर ये जब WPA एक्ट है 1972 का, उसके अंतर्गत सरकार जो है जो टाइगर रिजर्व है उसको घोषित कर देगी। टाइगर रिजर्व क्या होता है कि एक क्या होता है, ये टाइगर को कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो कोर क्रिटिकल टाइगर कोर या फिर हम कहें तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, और एक बफर यानी पेरिफेरल एरिया। जो कोर यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल यानी कि उसी के लिए बनाया है, जैसे नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी स्टेटस। और जो बफर या फिर पेरिफेरल जो एरिया होता है वो उस एरिया में मतलब हैबिटेट प्रोटेक्शन बहुत ही मतलब लेस डिग्री की होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, की इनिशिएटिव अगर हम देखिए तो जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में लॉन्च किया गया था। एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्लान है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है वो प्रिपेयर किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का यूज होता है एंटी पोचिंग एफर्ट्स के लिए। ये चीज है क्या, ये टाइगर को प्रोटेक्ट करने की कुछ इनिशिएटिव है। प्रोजेक्ट टाइगर एक तो है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन प्लान, ट्रैफिक टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन इंडियाज एंटी पोचिंग एफर्ट। ट्रैफिक एंटी पोचिंग एफर्ट को इंक्रीज करने के लिए हमारे कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, जिसमें एम स्ट्रिप्स है, प्रोजेक्ट ई बर्ड टेक्नोलॉजी फॉर टाइगर कंजर्वेशन, जिसमें हम ड्रोन्स का यूज करेंगे सर्विलांस के लिए। कंजर्वेशन जेनेटिक्स, जिसमें हम जो लो टाइगर डेंसिटी एरिया है वहां पर टाइगर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो सरकार जो हमारा काम कर रही है वो हमने तीनों लिख दिया है। अब जो हमारी एक एनटीसीए है उसके बारे में देख लेते हैं। ये 2006 में बनाई गई थी, WPA एक्ट के अंदर बनाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसका इंचार्ज है। ठीक है, कंडक्ट क्या करती है, ये एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट की हमारे पूरे इंडिया में टाइगर कितने हैं एनुअल प्लान को बनाती है, और स्टैंडर्ड तैयार करती है टूरिज्म एक्टिविटी के, क्योंकि मतलब एक एरिया है तो उसमें कितने बंदे आ सकते हैं, किस तरह का टूरिज्म अलाउड होगा। मेजर और एड्रेस करेगी कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन ऑन एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको भी एड्रेस करेगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज है अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड। न्यूज में क्यों रहा ये अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि जो नाइजर है, AU ने नाइजर को सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटी ड्यू टू मिलिट्री कोर्ट। अपनी मतलब मिलिट्री कोर्ट हुआ तो वहां की मतलब उसकी एक्टिविटी के कारण उसकी एक्टिविटी से काट दो। न्यूज हमारी है कि AU ने सस्पेंड कर दिया नाइजर को फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटी ड्यू टू अ मिलिट्री कूप। अफ्रीकी यूनियन के बारे में पढ़े तो इसमें 55 स्टेट्स होती है, 55 स्टेट होती है। 2022 में बना था एज अ सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी 1963 टू 1999। ऑब्जेक्ट क्या था, एक इंटीग्रेटेड प्रोस्पेरस एंड पीसफुल अफ्रीका बनाना, जो कि अपने सिटीजन के द्वारा ही बनाया जाएगा। इंडिया का कोऑपरेशन प्रोजेक्ट अगर हम बात करें इंडिया का क्या क्या योगदान है वहां पर, एक है हमारा पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो ये दीज आर द टू प्रोग्राम्स है जो इंडिया जो है अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन में चलाता है। नेक्स्ट हमारा है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होते हैं, ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के थ्रू बनाए जाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में एडिटिव्स इनमें मिला हुआ होता है, जैसे कि स्नैक्स हो गया, सोडा हो गया, हमारे फास्ट फूड आइटम होते हैं, ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आते हैं। क्यों अब रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है, इन्होंने कहा है कि अब मतलब पिछले 10 सालों में इंडिया में जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसका बहुत ज्यादा तेजी से
इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका जो खाने में योगदान है, इसकी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये इससे ओबेसिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम और 2 टाइप की जो डायबिटीज़ होती है उसको, उसके खतरे को इंक्रीज करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बताया है कि किस तरह से ये हानिकारक फूड इंडिया में किस तरह से तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं। इसका इनिशिएटिव एफएसआई ने लिया है, जिसका जो रिव्यू करेगा और हाईलाइट करेगा न्यू चैलेंजेस इन द एरिया ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड में। मतलब ये जो एफएसएसआई है वो रिव्यू करेगा, हाईलाइट करेगा चैलेंजेस को। ठीक है, बताया है कि किस तरह से जो हमारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड का कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका नुकसान क्या क्या है, इनिशिएटिव क्या क्या है। अब हमारा है इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक यूज में रहा है, सीधा बात करनी है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 2018 में। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। किस लिए आता है? यूज करना है वास्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया पोस्ट को एज अ पेमेंट बैंक। ठीक है, टू इनहेंस पेनिट्रेशन ऑफ, यानी कि हमें जो पोस्ट ऑफिस है उसको भी एज अ बैंकिंग सर्विस के रूप में यूज करेंगे ताकि हम इसकी बैंकिंग सर्विसेज को रूरल एरिया तक प्रमोट कर सके। जो पेमेंट है, पेमेंट बैंक होता है वो क्या करता है, ये लोन नहीं देता, ना ही ये क्रेडिट कार्ड इशू करता, बल्कि सिर्फ क्या करता है, बैंकिंग ऑपरेशन करता है, लेकिन लोन नहीं देता, ना ही क्रेडिट देता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी पूरी की पूरी ओनर है। 100% इक्विटी का शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, 2018 में बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। पेमेंट जो बैंक है वो सारी बैंकिंग ऑपरेशन करते हैं एक्सेप्ट एडवांसिंग लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज में रहा चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट क्यों न्यूज में रहा कि रिसेंटली इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंडिया और ईरान है वो एग्री हो गए हैं कि हम किसी भी कमर्शियल फॉरेन आर्बिट्रेशन को नहीं बुलाएंगे यूजर्स और ऑपरेटर के बीच में मध्यस्थता करवाने के लिए, उनके डिस्प्यूट को कम करने के लिए या फिर सुलझाने के लिए। चाहबार पोर्ट है क्या? ये इंडिया का पहला फॉरेन पोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि ईरान के साउथ ईस्टर्न सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है। गल्फ ऑफ ओमान में ये चाहबार पोर्ट स्थित है, जिसमें 2 पोर्ट है, एक तो है हमारा शाहिद कलंतरी और एक है शाहिद बहिश्ती। ये किस लिए बनाया जा रहा है? ये एक गेटवे है ताकि हम मतलब पाकिस्तान बीच में नहीं आएगा, सीधा हम अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नियर स्टेट ऑफ फॉर्मुज एंड इंडियन ओशियन, यानी कि बहुत ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये हमारी। न्यूज में रही इको एंजाइटी एंड क्लाइमेट डोमिज्म। ये इको एंजाइटी क्या होती है? इको जुड़ गया हमारे पर्यावरण से, एंजाइटी हमारे फियर से, हमारी जो डर महसूस होता है उससे जुड़ गया। तो पर्यावरण और एंजाइटी किस तरह से आपस में जुड़ी है उसका एक मतलब मिक्सचर है ये। इसमें क्या है? इको एंजाइटी ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ फियर, सैडनेस, ड्रेड ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है तो वैसे वैसे हमारी जो पर्यावरण का हमारे असर जो है, इससे क्या हो रहा है कि हमारी एंजाइटी भी बढ़ रही है, हमारा फियर, हमारी सैडनेस, हमारा जो ड्रेड, हमारा दर्द है, जो डर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, सुसाइड है, वो केसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक हमारा है क्लाइमेट डोमिज्म। अब ये क्या चीज है? इसमें क्या बताया गया है कि जो ह्यूमैनिटी है वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बैटल को हार चुकी है और मैन का अंत मतलब चल रहा है, ऑन इट्स वे है। ठीक है, रास्ते पर है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमैनिटी हैज पास द पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ह्यूमैनिटी जो है वो सब कुछ कर चुकी है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, टू एबल टू डू एनीथिंग, यानी कि सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए सब कुछ कर चुकी है वो। ठीक है, इको एंजाइटी पता लग गया और किस तरह से मतलब ये हमारी इको एंजाइटी हमारे शरीर से हमारे फियर को, हमारे सैडनेस को बढ़ा रही है। और जो क्लाइमेट डोइज्म है जिससे में बताया गया है कि ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हमारा है मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन 2023 to 2030। इसमें क्या करेंगे? ये जो प्लान है वो लॉन्च करेगा मेंटल वेलबींग को और मेंटल डिसऑर्डर को
प्रिवेंट करेगा। कहाँ पर प्रिवेंट करेगा? साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें एक 2022 का पैरो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस दी जाएगी, पीपल सेंटर्ड मेंटल हेल्थ एंड, यानी कि हर व्यक्ति को मेंटल हेल्थ केयर और सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। पैरो डिक्लेरेशन क्या है? इसमें फंडिंग को इंक्रीज कर देंगे फॉर कम्युनिटी बेस्ड में, फंडिंग इंक्रीज कर देंगे इसमें हम। ठीक है, इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1 बिलियन पीपल जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्लोबली ग्लोबली जो है मेंटल डिसऑर्डर से मतलब प्रभावित है, 1 बिलियन पीपल। नेक्स्ट हमारी एक ये है मिथाइलो ट्यूबी माइक्रोबियम ब्यूरिटेंस 5GB1C। अब ये है क्या चीज? नाम आप पढ़ लेना, सीधी सी बात है। ये है एक मिथेनोट्रोफ बैक्टीरियन स्ट्रेट है, जिसका काम क्या है कि जो मेजर एमिशन साइट्स है वहां पर मीथेन को रिमूव कर देगा। यानी कि अगर ये जो मिथेनोट्रोफ है, अगर हम अपनी एमिशन वाली साइट पर लेकर आते हैं तो वहां पर मीथेन की जो मात्रा है उसको, मतलब जो मीथेन जो वहां से उत्सर्जित होती है, रिलीज होती है, उसको रिमूव कर देगा। ये जो बैक्टीरिया है लगभग 240 मिलियन टन जो है मीथेन फ्रॉम रीचिंग द एटमॉस्फेयर बाय 2050 उसको कम कर सकता है, यानी कि 240 मिलियन टन मीथेन को कम कर सकता है। तो सोचो कितना बढ़िया एक, मतलब ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो मीथेन है वो एक ऐसी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 85 टाइम मोर पोटेंट है, जिसका टाइम स्केल 20 ईयर का है, और 30% पूरे ग्लोबल वार्मिंग में इसका हिस्सा है। यानी कि जितनी ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि 100% ग्लोबल वार्मिंग में 30% तो इस मीथेन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो एक जो ये बैक्टीरियन है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में हम काम कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है। अब ये जो है यूएस के जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने एक पहली वैक्सीन है जिसका नाम है एब्रिसवो RSV वैक्सीन, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाएगी, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो लेटेस्ट स्टेज पर प्रेगनेंसी में जो कठिनाइयां महसूस करती है उसको रोकने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक हाईली जो RSV है बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस वायरस होता है, जिससे रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का, मतलब जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कारण बनती है, जस्ट लगभग सभी एजेस में, इन्फेंट हो एल्डरली हो सबको ये प्रभावित करता है ये वायरस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहें, अगर ये जो वैक्सीन है वो 80 साल या फिर उससे ज्यादा के व्यक्ति तक को भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है सीमलेस M4T AI मॉडल। अब ये क्या है, जो मेटा है फेसबुक की पेरेंट कंपनी, उन्होंने लॉन्च किया है AI मॉडल जिसका नाम है सीमलेस 4T। ये मॉडल क्या करेगा, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन करेगा लगभग 100 लैंग्वेजेस की। यानी कि इसने क्या कहा है, इम्प्रूवमेंट ओवर नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी लैंग्वेज नहीं पीछे रहेगी, हम सभी को ट्रांसलेट करेंगे किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, लगभग 200 लैंग्वेज को ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो 23 अगस्त की हमारी पूरी जो विजन IAS में आई थी पूरा हमने कवर कर लिया है। एक जो न्यूज रही थी हमारी इंडियन ओशियन डायपोल वाली, वो हम ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे। तो पूरी हमारी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, आपका लाइक मुझे आगे सपोर्ट करेगा कि मैं आगे भी इस तरह की अपनी सीरीज को स्टार्ट करती रहूं। थैंक यू।